इस कार्यक्रम में माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया भी हैं, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय और अपर मुख्य सचिव सबको भी अच्छे आचरण के साथ राष्ट्र निर्माण में जोड़ने की प्रेरणा देती है। एक बार तालियों के प्रणाम आप उनके चरणों तक पहुंचाएं। साथ ही मंच पर आसीन माननीय माध्यमिक अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से सभी अतिथियों का स्वागत करें और आज के इस आयोजन के बारे में जानकारी दें। अब तक 5 चरणों में 8,204 नियुक्तियों सहित माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में लगभग 1,68,000 नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी हैं। इसी कड़ी में आज यहां सभागार में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय इंटर कॉलेजों के लिए चयन किए गए 219 प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए महत्वाकांक्षी विजन तथा दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा विभाग में नवीन विद्यालयों की स्थापना, नामांकन, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण, मानव संपदा प्रणाली, शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि तथा गवर्नेंस में सतत सुधार किया है। नवीन सत्र में 75 नवीन माध्यमिक विद्यालय संचालित किए गए हैं और 1,796 वित्त विहीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई है। सर, आज के डेट में केवल 22 एप्लीकेशन हमारे पास पेंडिंग है, जिनमें थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, उन्हें भी हम शीघ्र ही निस्तारित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से माध्यमिक विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रोजेक्ट अलंकार, सहयोगी अनुदान योजना, अवस्थापना सुविधाओं के सुधार हेतु आय बढ़ाने की योजना, राजकीय विद्यालयों में ICT लैब एवं स्मार्ट क्लास स्थापना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, स्वाध्याय हेतु स्विफ्ट चैट आधारित चैटबॉट, संस्कृत शिक्षा का सुदृढ़ीकरण, शैक्षिक तकनीकी को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न पोर्टलों का विकास, व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण के साथ साथ सर्टिफिकेशन, खेलों को बढ़ावा देने हेतु स्पोर्ट्स फॉर स्कूल कार्यक्रम तथा शैक्षिक गतिविधियों के अनुश्रवण और गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए प्रदेश स्तर पर विद्या समीक्षा केंद्र की व्यवस्था की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की शैक्षिक उत्कृष्टता की संकल्पना को साकार रूप प्रदान करने के लिए माननीय मंत्री जी के मार्गदर्शन में इन महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन हेतु माध्यमिक शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है। अंत में मैं पुनः परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी का और कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उच्च कोटि की शिक्षा मिले, प्रदेश के छात्र छात्राओं को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान किए जाने में माध्यमिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय विद्यालयों का अहम योगदान है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड की प्रतिष्ठा को
पुनः स्थापित करने हेतु बोर्ड परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने का संकल्प योगी सरकार द्वारा लिया गया। 8,500 से अधिक बोर्ड परीक्षा केंद्रों में 3 लाख से अधिक सीसीटीवी कैमरा सर्वेलेंस के माध्यम से 4 सालों से लगातार नकल विहीन बोर्ड परीक्षा का सफल आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक बोर्ड ने पिछले 100 साल में सबसे जल्दी रिजल्ट्स प्रकाशित करने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राजकीय विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण, विस्तार, विद्युतीकरण और आवश्यक अवस्थापना सेवाओं के विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में प्रोजेक्ट अलंकार के लिए रुपए 520 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसके 35 पैरामीटर्स के आच्छादन के लिए विद्या समीक्षा केंद्र द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में 500 से अधिक विद्यालयों में संतृप्तिकरण हेतु धनराशि हस्तांतरित की गई, जिसकी कार्रवाई गतिमान है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1500 से ज्यादा विद्यालयों में संतृप्तिकरण हेतु धनराशि हस्तांतरण की कार्रवाई की जा रही है। सभी विद्यालयों में जल जीवन मिशन द्वारा पेयजल की व्यवस्था, साथ ही स्मार्ट क्लासेस, आईसीटी लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लैब्स, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब्स, वाईफाई आदि की व्यवस्था की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक एवं संस्कृत विद्यालयों हेतु सहयोगी अनुदान एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसमें प्रबंधन तंत्र द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। इसी तरह अगले 2 साल में सभी माध्यमिक विद्यालयों की अवस्थापना सुविधाओं को संतृप्त करने का कार्य मिशन मोड में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज सभी माध्यमिक विद्यालय कायाकल्पित होकर आदर्श विद्यालयों के रूप में विकसित हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक स्विफ्ट चैट ऐप और दीक्षा ऐप के माध्यम से उत्कृष्ट शैक्षणिक सामग्री विद्यार्थियों एवं टीचर्स के लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। शिक्षकों को उच्च कोटि का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही IIM लखनऊ द्वारा प्रधानाचार्यों को लीडरशिप ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सभी राजकीय विद्यालयों में चरणबद्ध रूप से व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित कराए जा रहे हैं। सभी शिक्षकों को पारदर्शिता पूर्ण सुविधा देने के लिए मानव संपदा पोर्टल से जोड़ा जा रहा है। शिक्षकों के अवकाश, सर्विस बुक, वेतन हस्तांतरण, एरियर आदि का ऑनलाइन निस्तारण की व्यवस्था कर दी गई है। राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंतर्गत शिक्षक छात्र अनुपात के मानक के आधार पर बेसिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में पारदर्शिता पूर्ण 1,64,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसी क्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के 219 प्रधानाचार्यों को पद स्थापन कर नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के स्तर को उच्च और मानकों के अनुरूप बनाना, छात्रों के सामरिक और सांस्कृतिक विकास को प्रोत्साहित करना और उन्हें आदर्श मानवीय मूल्यों के साथ निपुण बनाना है। सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, अवसर की समानता और उच्च कोटि की शिक्षा का सपना अब साकार होते हुए दिखाई दे रहा है। हम बनाएंगे निपुण। एक नए युग की शुरुआत हो रही है शिक्षा जगत में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में प्रकट करने की कृपा करें। प्रदेश के लोकप्रिय, न्यायप्रिय और निर्भीक माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार जी, अन्य सभी अधिकारीगण, मीडिया से जुड़े बंधुओं, सभी अभिभावकगण और नव चयनित प्रधानाचार्यगण, सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में
नियुक्त होने जा रहे सभी चयनित अभ्यर्थियों को मैं बधाई देती हूँ और विश्वास करती हूँ कि आप सब योग्य व दूरदर्शी शैक्षणिक प्रशासक के रूप में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हुए विद्यार्थियों को सशक्त व सक्षम बनाने के लिए अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। मैं यहाँ प्रधानाचार्यों से ये भी कहना चाहूँगी कि आज का दिन आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस कलिकाल में यदि किसी का चयन हो जाए, उसको नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो समझ लेना कि दूसरा जीवन मिला है। इतना महत्वपूर्ण होता है नियुक्ति पत्र। परिवार के सब लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये नियुक्ति पत्र यदि आपने अपने ईमानदारी और निष्ठा के साथ में कार्य किया तो ये जीवन भर ये सेवा आपके काम में आएगी। क्योंकि आपका जो ज्ञान है, आपकी मेहनत और लगन का, ये बच्चों की अमानत है। आपका ज्ञान बच्चों की अमानत है और ये अमानत धूमिल नहीं होनी चाहिए। इसे निष्ठा और ईमानदारी के साथ ये आपका ज्ञान बच्चों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत के बाद आपको ये आज का दिन मिला है जिसमें आपके लिए ये नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी कि कर्तव्यों का पालन करना इसलिए आवश्यक है कि कर्तव्यों का पालन करने में आप स्वयं जिम्मेवार होंगे। यदि आपने अपने दायित्वों के प्रति जरा भी सजगता नहीं अपनाई, लापरवाही की, तो ईश्वर की अदालत में माफी नहीं मिलती है। उसकी कंप्यूटर की लाइट नहीं जाती है। जो व्यक्ति जैसा करता है, कोई बाहर का नहीं भोगता, उसे स्वयं भोगना पड़ता है। ऐसा सोचकर अपने अनुभव का, अपने ज्ञान का बच्चों को पूर्ण रूप से उनको लाभान्वित करें और उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आरंभ किए गए मिशन रोजगार के अंतर्गत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 219 प्रधानाचार्यों का पदस्थापन एवं नियुक्ति पत्र वितरण आज संपन्न हो रहा है। ये चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ पूरी की गई है। विगत 2 दशकों में संख्यात्मक दृष्टि से प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज के पद पर यह सबसे बड़ी नियुक्ति प्रक्रिया है, जो प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेजों की दशा और दिशा में आमूल परिवर्तन सिद्ध होगी। मिशन रोजगार के तहत राजकीय इंटर कॉलेजों में अब तक 8,204 युवाओं का निष्पक्षता पूर्वक चयन कराकर ऑनलाइन प्रक्रिया से मानवीय हस्तक्षेप के बिना पद स्थापित किया जा चुका है। इससे प्रदेश के युवाओं में भर्ती प्रक्रियाओं के प्रति विश्वास कायम हुआ है। उन्हें विश्वास है कि प्रतिभा को उसका उचित स्थान प्राप्त होगा और उन्हें किसी प्रकार के भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षक चयन में साक्षात्कार समाप्त कर केवल लिखित परीक्षा की व्यवस्था की गई है और नई प्रक्रिया से राजकीय विद्यालयों में 6,314 सहायक अध्यापक, 1,890 प्रवक्ता और 79 प्रधानाचार्यों का चयन और 808 प्रधान अध्यापकों तथा 166 प्रधानाचार्यों को पदोन्नति प्रदान की गई है। इस प्रकार सहायता प्राप्त विद्यालयों में 27,337 सहायक अध्यापक, 5,281 प्रवक्ता और 1,456 प्रधानाचार्यों का चयन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से माध्यमिक शिक्षा विभाग में संस्कृत शिक्षा का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिक विषयों का समावेश तथा NCERT की पाठ्य पुस्तकें लागू की गई हैं। नियमित शिक्षक के आने तक मानदेय के आधार पर शिक्षक योजित करने की व्यवस्था पर 518 शिक्षक योजित किए गए हैं।
और उक्त के अतिरिक्त सेवानिवृत्त शिक्षकों के पूल के अतिरिक्त पदों पर मानदेय के आधार पर सत्र के अंत तक शिक्षण व्यवस्था भी की गई है। हमारी सरकार द्वारा ये सारे कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें स्पोर्ट फॉर स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में खेलकूद की प्रतिभा विकसित करने के लिए विभिन्न खेलकूद कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव तथा अन्य विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन से विद्यार्थियों में अपनी गौरवशाली परंपराओं का ज्ञान कराकर भारत की महान विरासत को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत संकल्पना के क्रम में देश की सांस्कृतिक विविधताओं का ज्ञान कराए जाने और भारत की श्रेष्ठता का एहसास कराए जाने के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों को अन्य प्रदेशों में भ्रमण का सुअवसर भी प्रदान किया जा रहा है। आज तकनीकी में व्यावसायिक शिक्षा को विशेष रूप से महत्व देते हुए माध्यमिक विद्यालयों में कौशल विकास मिशन के सहयोग से प्रोजेक्ट प्रवीण योजना लागू की गई है। मैं अंत में सभी नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को संदेश देना चाहती हूँ कि शिक्षा के माध्यम से समाज में बौद्धिक रूप से जागरूक बनाने के साथ ही राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को लेकर सजग, समर्पित व हमारी मूलभूत मूल व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध पीढ़ी के निर्माण में पूर्ण मनोयोग से प्रयत्न करते रहेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना अमूल्य समय दिया, सब लोगों के हौसलों को बढ़ाया है। मैं एक बार पुनः उनका आभार व्यक्त करती हुई और सभी शिक्षकों के लिए यही कहती हुई कि अपने दायित्व का पूर्ण रूप से पालन करें, अपनी बात को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन रोजगार के अंतर्गत हर एक युवा को उसकी क्षमता और योग्यता के अनुरूप नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराने का जो अभियान चल रहा है, इस क्रम में राजकीय इंटर कॉलेजेस के 219 नवनियुक्त प्रधानाचार्यों को नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक निष्पक्ष और पारदर्शी चयन की प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आप सभी का उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देते हुए अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में एक बड़ा दायित्व है शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करना। ये सामान्य नहीं, एक असामान्य कार्य है। दो चुनौतियां आपके सामने होंगी। एक, राजकीय इंटर कॉलेज एक समय में प्रदेश की शिक्षा की और खासतौर पर माध्यमिक शिक्षा की रीढ़ मानी जाती थी। समय बदला, समय के अनुसार चयन की प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से न होने के कारण शिक्षा का स्तर गिरा और शिक्षा में जो एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई थी, उस प्रतिस्पर्धा में कहीं ना कहीं हमारे माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए राजकीय इंटर कॉलेजेस एक प्रकार से पिछड़ से गए। परिणाम रहा कि लगातार छात्र संख्या इनसे कम होती गई और फिर
लोगों का विश्वास इसके कारण कम होता गया। एक और उस विश्वास को बहाल करना और दूसरा उत्तर प्रदेश फिर से शिक्षा का एक हब बन सके। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश करता है और याद रखना, इसकी प्रारंभिक नींव हमारे शिक्षा के केंद्र हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करते हुए इस जनविश्वास के प्रतीक के रूप में अपने कॉलेज को और अपने आप को स्थापित करना, ये दो प्रकार की चुनौतियों से आपको जूझते हुए कार्य करना है। लंबे समय से मांग हो रही थी इंटर कॉलेजेस के प्रधानाचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया जाए। ऐसा नहीं कि कहीं बाधित भी रहा हो। पिछले 6 वर्ष के अंदर लगभग 6 लाख सरकारी नियुक्तियां हम लोगों ने प्रदेश से दी हैं, जिसमें से 1,64,000 तो केवल शिक्षकों की है। बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों की 1,64,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। एक बड़ी संख्या है। और यह भी व्यवस्था दी गई कि हमारे शिक्षा के केंद्र, हमारे शिक्षण संस्थान शिक्षक विहीन न हो। अगर कोई शिक्षक रिटायर हो गया है तो रिटायरमेंट के बाद उनको एक निश्चित मानदेय पर, एक फिक्स मानदेय पर तब तक उनकी सेवाएं ली जाएं जब तक कि नए शिक्षक की तैनाती न हो जाए। और यह प्रक्रिया भी हम लोगों ने 2017-18 से लगातार प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए सभी संस्थाओं में इसको प्रभावी ढंग से लागू किया। जो एक छवि खराब हुई थी, उस छवि से उभारने का एक प्रयास भी हुआ। एक समय ऐसा भी आया था जब ऐसे लगता था कि माध्यमिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हमारे कॉलेजेस ये सभी नकल के अड्डे से बन गए थे। ठेके में नकल होती थी। बहुत सारे जनपद तो इसके बदनाम के केंद्र हो गए थे। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि इसमें जो पिछले 6 वर्ष के अंदर सुधार हुआ, उसमें से गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा संपन्न हुई हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा एक नजीर भी बनी। आपने देखा होगा, एक समय ऐसा भी होता था जिसमें साल भर केवल परीक्षा, परिणाम और प्रवेश, इन तीनों में 3/4 समय खर्च हो जाता था। यानी 3 महीने तक परीक्षा, अगले 3 महीने परिणाम आने में और अगले 3 महीने प्रवेश होने में लग जाते थे। और बाकी जो 3 महीने बचते थे, इसमें पर्व और त्योहार भी होने हैं, छुट्टी भी होनी है। तो स्वाभाविक रूप से जो एक कार्य इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए था, वह नहीं हो पाता था। यह पहली बार हुआ है और मुझे लगता है कि पूरे देश के लिए नजीर भी बना कि 14 से 15 दिन के अंदर परीक्षा, माध्यमिक शिक्षा के 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षाओं को संपन्न कराना और अगले 14 दिन के अंदर परिणाम लाना, यह माध्यमिक शिक्षा ने गत वर्ष करके दिखाया। नकल विहीन परीक्षा होगी, यह भी करके दिखाया। और उसने अन्य बोर्ड और उन संस्थाओं को जो परीक्षाएं कराते हैं उनके लिए एक मानक भी इसके सामने प्रस्तुत किया। अगर 56 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा एक तय समय सीमा के अंदर संपन्न की जा सकती है, कोई कारण नहीं कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए
अन्य जो भी सुधारात्मक कदम उठाए जाने हैं, इनको भी हम समयबद्ध तरीके से आगे न बढ़ा सकें। अवश्य किया जा सकता है और इस दिशा में हमारे प्रयास आगे बढ़ने ही चाहिए और यह प्रयास के लिए आज उत्तर प्रदेश सरकार आपको ये जिम्मेदारी दे रही है। जो 219 नवचयनित प्रधानाचार्य हैं, क्योंकि वह किसी भी शिक्षण संस्थान के प्रधानाचार्य उस संस्थान के रीढ़ होते हैं। अगर वह स्वयं अनुशासित है, समयबद्ध है, संस्थान के स्वच्छता के साथ अनुशासन के प्रति जागरूक है, वहां का शैक्षिक कैलेंडर स्वयं तैयार कर रहा है, विद्यालय को नए नए गतिविधियों का एक केंद्र बना रहा है, कुछ नवाचार हो, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज को भी बढ़ाया जा सके, देश और दुनिया में क्या कुछ घटित हो रहा है इसके बारे में बता सके, पुरातन छात्रों का एक वहां पर समय समय पर सम्मेलन और आयोजन की भी कार्रवाई बढ़ती रहे, विद्यालय में अपनी लाइब्रेरी हो, लाइब्रेरी डिजिटल हो, अच्छी लैब्स बने। अगर इन सभी गतिविधियों को अगर आप आगे बढ़ा करके अपने प्रांगण को भी स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के साथ साथ वहां के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेंगे तो आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत सार्थक परिणाम आएगा और वह प्रयास एक नए सिरे से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लगे लोगों को, कोई भी आए, ऐसा नहीं कि ना हुआ हो। बहुत सारे लोग अपने अच्छे और सकारात्मक कदमों से उनके द्वारा उठाए गए समय समय पर जो सकारात्मक पहल और कदम थे उसने वहां पे बहुत अच्छे परिणाम भी दिए हैं, बहुत अच्छे परिणाम उसके सामने आए हैं और उन परिणामों से प्रदेश उससे लाभान्वित हो रहा है, हमारी युवा पीढ़ी उससे लाभान्वित हो रही है। आपके सामने एक जो मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ हम उन बच्चों की रुचि के अनुरूप ऐसा कौन से कार्यक्रम हम वहां लागू कर सकते हैं जो वह विद्यार्थी जब वहां से अपना सर्टिफिकेट लेकर के निकले तो समय अपने को असहाय महसूस न करे। इसके लिए आज स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्यक्रम बन सकते हैं। 3 महीने के, 6 महीने के पाठ्यक्रम विभाग भी उसको बना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको हम उसके साथ साथ उनका, अगर वह बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है उसके लिए चयन करना। इसमें 2 प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। एक, उस जनपद, उस क्षेत्र की रुचि और आवश्यकता के अनुरूप। दूसरा प्रोग्राम हो सकता है जो स्किल डेवलपमेंट मिशन के अंतर्गत भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम होंगे, 3 महीने या 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स होंगे जो अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ वह विद्यार्थी आगे बढ़ा सकता है। आप राजकीय इंटर कॉलेजेस के प्रिंसिपल बन रहे हैं। हम देखते हैं बहुत बड़ी संख्या में हमारे यहां के छात्र नीट और IIT जेईई की तैयारी करने के लिए कोचिंग के लिए जाते हैं और कोचिंग के लिए जाकर के वे लोग वहां पे कोचिंग लेते हैं। कोचिंग लेकर के उनके द्वारा अनेक प्रकार से वहां पर कभी कभी कुछ छात्रों के सामने तो स्थिति हो जाती है कि ना वो कोचिंग ही पूरा कर पाते हैं ना अपना पाठ्यक्रम ही पूरा कर पाते हैं। अगर आपके कॉलेज में, आज तो सरकार ने पहले से पहल की है, याद करिए कोविड कालखंड में हम लोगों ने जब कोटा में फंसे हुए छात्रों को सुरक्षित वापस हम लोग लेकर के आए थे तो उनकी सुविधा के लिए हमने अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था प्रारंभ की। आप भी अपने आप प्रयास कर सकते हैं कि अगर 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका कॉलेज चल रहा है तो 1 घंटे के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश या फिर बायोलॉजी से जुड़े हुए जो शिक्षक होंगे
उनको कह करके कि भाई 1 घंटे का समय वह अतिरिक्त उन बच्चों के लिए दे दें। और पाठ्यक्रम से इतर नहीं, पाठ्यक्रम के अंदर कौन ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकते हैं, कौन सा करिकुलम का पार्ट ऐसा हो सकता है जो इस पाठ्यक्रम के लिए जो आने वाला एंट्रेंस एग्जाम होगा IIT JEE का या नीट का, उसमें उन बच्चों की मददगार हो सकता है। अगर उसके लिए अलग से क्लास चले तो मुझे लगता है कि अभ्युदय कोचिंग में भी आप अपने विद्यालय में, अपने कॉलेज में एक नया प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो इस कोचिंग के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, परिवार की आय अलाउ नहीं करती, लेकिन अभिभावक की एक लालसा होती है कि मेरा पुत्र भी अच्छा चिकित्सक बने, मेरा पुत्र भी इस परीक्षा को पास करते हुए अच्छा इंजीनियर बने। उस में आप भी एक मदद उनको कर सकते हैं, और यह मदद उनको गाइड करते हुए अगर आप करेंगे तो उसका एक रास्ता बनेगा, उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है आपके द्वारा किए जाने वाले प्रयास का बहुत अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चे अपनी पढ़ाई करते करते वे देश और दुनिया की जानकारी नहीं रख पाते। देश में कहां क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर इन सभी चीजों के बारे में भी अगर आप उनको बता दें, मुझे लगता है कि ये तो विद्यालय की रूटीन गतिविधियों का हिस्सा बनना चाहिए। भारत के बारे में, भारतीयता के बारे में, भारत की परंपरा के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के महापुरुषों के बारे में, भारत के नेतृत्व के बारे में, सरकारों की जो भी युवाओं के कल्याण से जुड़ी हुई, महिलाओं के कल्याण से जुड़ी हुई अन्य ऐसी बहुत सारी योजनाएं होंगी जो उन युवाओं के लिए उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन संस्थान अक्सर मैं देखता हूं कि इनसे अपने को वैराग्य भाव रखते हुए इनसे दूरी बना के रखती है, और परिणाम क्या होता है कि इसके बाद जब छात्र अपना कोर्स पूरा करके निकलता है तो उसको इनकी सबकी जानकारी नहीं हो पाती है, वो भटकता है इस कार्यालय उस कार्यालय। इस प्रवृत्ति से हमें बचाना होगा। विद्यालय को रचनात्मक गतिविधियों का एक केंद्र बनाना पड़ेगा, एक सकारात्मकता का समावेश हो, अभिभावकों के साथ संवाद बनाना पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार की गतिविधियों को अपने विद्यालय को केंद्र बनाते हैं तो आप भी एक प्रेरक हो सकते हैं। लोग आपको स्मरण करेंगे, आपके कार्यकाल को यादगार बनाएंगे, आपका कार्य आपके पूरे कार्यकाल को यादगार बना देगा, और उस यादगार कार्यकाल के लिए आप सबको अपने स्तर पर प्रयास करना होगा। आज हम जिस नई प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ रहे हैं उसमें सकारात्मकता लाने की आवश्यकता है, नकारात्मकता नहीं। उस सकारात्मकता के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उसके बेहतर परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी पहल कैसे व्यापक परिवर्तन का कारण बन सकती है। मुझे याद है 2017 में जब सरकार हमारी बनी थी, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज था। कितने यानी बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए ज्यादातर विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब थी। हमने उस समय जनप्रतिनिधियों को, प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया कि भाई आप लोग सभी लोग मिलकर के एक विद्यालय को गोद लेकर के इनमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अपनी मदद करें। और आपने देखा होगा कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर ही ये परिणाम तब आए हैं जब लगभग 3 वर्ष तक कोरोना जैसी महामारी का सामना सबने किया, और सबके बावजूद 1,30,000 से अधिक बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय ऐसे थे जिनमें बुनियादी सुविधाएं बेहतर हुई हैं, और जिसके बारे में लोग कह सकते हैं कि हां अब ये विद्यालय लगते हैं। अगर ये पहल हो सकती है, कोई कारण नहीं कि आप भी, आज तो सरकार पैसा भी दे रही है। प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है कि वह राजकीय इंटर कॉलेज हो या फिर वह अशासकीय सहायता प्राप्त कोई इंटर कॉलेज, सरकार वहां पे छात्र की संख्या और
के अनुसार मदद देने को तैयार है, जिससे वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो सके, जर्जर भवन न रहे। लेकिन याद रखना, सरकार एक बार मदद कर सकती है। अगर भवन के ऊपर पेड़ जम गए हैं तो इतनी तो एक पहल होनी ही चाहिए कि पेड़ की सफाई साल भर में एक बार हो जाए। विद्यालय भवन की सामान्य रंगाई पुताई की व्यवस्था हम करवा सकें, विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा रख सकें, प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था के साथ स्वच्छ भारत मिशन में हम भी अपने विद्यालय को भागीदार बनाएंगे। यह एक कार्यक्रम आप भी अपने स्तर पर आगे बढ़ा सकते हैं। ये कार्यक्रम अगर आपके स्तर पर आगे बढ़ते हैं, उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आएंगे। आपने देखा होगा, एक तरफ सरकारी नियुक्तियां सरकार के स्तर पर व्यापक पैमाने पर की गई, तो दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में भी रोजगार और नौकरी की अनंत संभावनाओं को लेकर के सरकार आई। यह वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में सुरक्षा में सेंध लगती थी, कोई भी सुरक्षित नहीं माना जाता था, दंगे यहां की पहचान बनते थे, भ्रष्टाचार यहां की पहचान बनती थी, अव्यवस्था और अराजकता का वातावरण होता था। जो पहले से निवेश किया था वो यहां से प्लान कर रहा था। आज उत्तर प्रदेश देश के निवेश का एक बेहतरीन गंतव्य बना है। एक तरफ बड़े पैमाने पे लोग निवेश कर रहे हैं, लगभग 38 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव अकेले इसी वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए हैं। 38 लाख करोड़ का आप अनुमान करिए, 38 लाख करोड़ अगर जमीनी धरातल पर उतर जाए, 1 करोड़ 10 लाख युवाओं को सीधे सीधे नौकरी मिल जाएगी। 1 करोड़ 10 लाख। एक तरफ यह, तो दूसरी तरफ प्रदेश के अंदर जिस कार्य के लिए उत्तर प्रदेश जाना जाता था, मैंने पहले भी कहा कि देश का आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है उत्तर प्रदेश, उसका प्रतिनिधित्व करता है उत्तर प्रदेश। हमारे जो स्पिरिचुअल टूरिज्म है, इसमें भारी बढ़ोतरी हुई। हम लोग जब 17 में आए थे तो बामुश्किल 1.5 से 2 करोड़ 3 करोड़ तक श्रद्धालु विभिन्न स्थलों पर आकर के दर्शन करते थे या पर्यटक आते थे। आज इस संख्या बढ़ करके एक वर्ष में 30 करोड़ हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में एक पर्यटक आता है तो पर्यटक केवल पर्यटन की दृष्टि से नहीं आता है। देखिए रोजगार कितना सृजित करता है। वह आएगा, कोई टैक्सी लेगा, किसी होटल या किसी धर्मशाला में रुकेगा, खाना वहीं खाएगा, किसी मंदिर में जा रहा है तो फूल पत्ती लेगा, प्रसाद लेगा, सामान भी खरीदेगा। यानी कितने लोग जुड़े हुए हैं। टैक्सी वाले को रोजगार मिला, होटल वाले को कार्य मिला, रेस्टोरेंट वाले को भी कार्य मिला। जहां पर जा रहा है, जो चीज खरीद रहा है और उससे प्राप्त होने वाला टैक्स, वह भी सरकार के पास आता है। याद रखना, और यही टैक्स फिर प्रदेश के विकास में खर्च हो पाता है। एक व्यवस्था कैसे चेन जुड़ी हुई एक दूसरे से, सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। और वही कार्यक्रम आज हम सब उत्तर प्रदेश के अंदर अगर ये प्रयास हो सकते हैं, 6 वर्ष में परिवर्तन लाया जा सकता है। कोई कारण नहीं कि अगर सामूहिक रूप से प्रयास होंगे तो उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था न बन जाए। लेकिन इसके लिए हर क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। उत्तर प्रदेश तो शिक्षा का केंद्र रहा है। आज भी आप अरुणाचल प्रदेश में जाइए, लोगों से पूछिए, वे कहते हैं साहब पुराने शिक्षक हमारे उत्तर प्रदेश से ही आए थे। आप किसी अन्य अगल बगल के राज्य में जाइए, बड़े पैमाने पे आपको पुराने समय में, आजादी के समय में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां शिक्षकों की आपूर्ति उत्तर प्रदेश से हुई है। इसका मतलब शिक्षा का केंद्र था उत्तर प्रदेश। हमें फिर से उस दिशा में इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शासन की नीतियों को उसमें समाहित करना, नवाचार का केंद्र अपने शिक्षण संस्थान को तैयार करना और अनुशासित और राष्ट्रभक्त नागरिकों की एक बड़ी फौज खड़ी करने की तैयारी हमारे अपने शिक्षण संस्थान बन सकेंगे। इस विश्वास के साथ
मैं आपको एक बार फिर से हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप उत्तर प्रदेश शासन की भावनाओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावी ढंग से लागू करने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए। हम आपसे आपके प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं और निवेदन करते हैं कि सभागार में जाकर आप अपना स्थान ग्रहण करें, जिससे यहाँ पर आए सभी नवनियुक्त प्रधानाचार्यों के साथ आप सबसे पहले तो मैं धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री सर का कि उन्होंने हमें नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसके अलावा जो हमारी प्रक्रिया रही है बहुत ही निष्पक्ष ढंग से और पारदर्शितापूर्ण ढंग से संपन्न हुई है, जिसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध नहीं रहा। समयबद्ध ये प्रक्रिया रही है।